नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा हाल की व्यापम की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई से व्यापम की ऑनलाइन बैच प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, इसकी खासियत यह होगी कि ये जो बैच है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रूप में संचालित की जाएंगी। इस बैच से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसमें पहला प्रश्न था निपुण भारत पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण पहल जो है, निपुण भारत पहल जो है, ये प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न था हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें विधान परिषद के गठन संबंधी एक संकल्प जो है वो प्रस्तावित है। अगला प्रश्न था याक की IUCN रेड बुक में स्थिति क्या है। ठीक है, रेड डेटा बुक में स्थिति क्या है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया कि ये जो है वो वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य स्थिति में वर्णित है IUCN रेड डेटा बुक में। चलिए, अगला प्रश्न था कि हैती के राष्ट्रपति जिनकी उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है जोवेनल मोइसे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बौद्ध स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ऑप्शन था केसरिया बौद्ध स्तूप, महानंदा बौद्ध स्तूप, काकरिया बौद्ध स्तूप या नागार्जुन बौद्ध स्तूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसरिया बौद्ध स्तूप। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे करंट अफेयर वाले सेक्शन में। तो आज का पहला करंट अफेयर जुड़ा है कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड से। ठीक, आपको पता होगा कि जब कोई नदी दो राज्यों के मध्य गुजरती है तो वहां पर जल संसाधन के उपयोग से संबंधी विवाद कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे महानदी के संबंध में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य विवाद है, उसी प्रकार कृष्णा और गोदावरी इन दो नदियों के संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में विवाद है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने यह कहा है कि ये जो कृष्णा और गोदावरी नदी है, ठीक है, इनके प्रबंधन के लिए जो बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, इस विवाद से निपटने के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसका अधिकार क्षेत्र कहां तक होगा, ये इस बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, क्लियर किया गया है। ठीक, यह अधिसूचना कृष्णा बेसिन में 35 और गोदावरी बेसिन में 71 परियोजनाओं को इन बोर्डों के दायरे में लाती है, जो उन्हें बैराज, बांधों, जलाशयों, विनियमन संरचनाओं, नहर नेटवर्क के हिस्से, ट्रांजिशन लाइनों एवं बिजली घरों को संचालित करने हेतु सशक्त बनाती है। ठीक, यानी कि कृष्णा बेसिन के कुल 35 ऐसे प्रोजेक्ट हैं या ऐसे जलाशय या ये सारी चीजें हैं जल संसाधन के संरक्षण से संबंधित, और गोदावरी नदी बेसिन में 71 परियोजनाओं को अधिसूचित करती है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत कृष्णा प्रबंधन बोर्ड के 35 और गोदावरी प्रबंधन बोर्ड के 71 जो संरचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक, इस कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि इस कदम से क्या होगा, अब जो विवाद चल रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में इस नदी के
जल की मात्रा को उपयोग करने से संबंधित, उसमें क्या होगा, एक मध्यस्थता की स्थिति निर्मित होगी और जल का जो विवेकपूर्ण उपयोग जो है ये सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक, इसी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, जैसे यह अधिसूचना दोनों बोर्डों को दोनों राज्यों से संबंधित नदी घाटियों से पानी और बिजली की आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देती है। ठीक, अगला है दोनों बोर्डों यानी कि कृष्णा प्रबंधन बोर्ड और गोदावरी प्रबंधन बोर्ड, है ना, दोनों बोर्डों गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर जल बंटवारे को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक, यानी कि ये दोनों जो बोर्ड हैं, ठीक है, कौन कौन से बोर्ड, यही और कृष्णा और गोदावरी से संबंधित जो बोर्ड है वो गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है, आपको पता होगा कि इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, है ना, तो एक ऐसा ही न्यायाधिकरण है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक, और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक, इन दोनों के जो द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसके आधार पर जल विवाद जो है, ठीक है, जल बंटवारे का जो विवाद है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, अगला बिंदु देखिए कि कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक, और इसी के साथ ही गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी अप्रैल 1969 में किया गया था। ठीक है, दोनों ही जो अधिकरण है वो 1969 में गठित किए गए थे। ठीक है, ये एक न्यायाधिकरण है जो कि जल के बंटवारे से संबंधित विवादों को सुनते हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है भारत का पहला ग्रेन एटीएम। ठीक है, ग्रेन का मतलब क्या होता है, याद रखिए, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। ठीक, देखिए ये प्रारंभ कहां किया गया है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में गुरुग्राम के फर्रुखनगर में खाद्यान्न वितरण के लिए पहली एटीएम मशीन यानी ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। ठीक है, तो इस स्थान को याद रखिएगा कि ये जो पहला ग्रेन एटीएम है वो गुरुग्राम के फर्रुखनगर में स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है, खाद्यान्न वितरण के लिए, ठीक है, यानी कि खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ग्रेन एटीएम बैंक एटीएम की तरह ही एक स्वचालित मशीन है जिसमें अनाज की माप में त्रुटि नगण्य होती है। ठीक है, आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा कि जो गरीबों को अनाज दिया जाता है उसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि जो दुकानदार है उसके द्वारा कमी करके उसको दिया जाता है। तो अब जो अनाज है, ठीक है, इस ग्रेन एटीएम के माध्यम से एकदम नाप कर दिया जाएगा जिससे त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। मशीन में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी है जहां लाभार्थियों को अपना अनाज प्राप्त करने के लिए आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज कराना होगा। यानी कि आधार या राशन कार्ड नंबर जब आप दर्ज कराएंगे तो वहां पर जो बायोमेट्रिक सिस्टम है इसके माध्यम से आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे और वहां से आपको अनाज मिल जाएगा। ठीक, अगला बिंदु है कि इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने वाले अनाज के वितरण को सुगम एवं पारदर्शी बनाना है। इसके तहत प्रत्येक मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो अनाज का वितरण कर सकती है। ठीक है, यानी कि यहां से जो पीडीएस है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। ठीक है, साथ ही उसमें उसकी तीव्रता भी बढ़ गई। ठीक है, तीव्रता भी बढ़ गई, एफिशिएंसी भी बढ़ गई। ठीक, तो ये अच्छा एक कदम माना जा सकता है पीडीएस के नजरिए से। ठीक, इसका कुछ और बिंदु है जिसको आप देख सकते हैं, है ना। इसे पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में हरियाणा सरकार राज्य भर में सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों में ग्रेन एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। तो हरियाणा सरकार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी राशन दुकानें हैं, ठीक है, जितने भी राशन दुकानें हैं वहां पर ग्रेन एटीएम जो है उसको लगाया जाए। यह मशीन संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहला जो ग्रेन एटीएम है वो हरियाणा में प्रारंभ किया गया है। कहां पर, गुरुग्राम के फर्रुखनगर में। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, हाल फिलहाल में एक ऐप काफी ज्यादा चर्चा में रहा है जिसका नाम क्या है, उमंग ऐप। इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस।
जिसका शॉर्ट फॉर्म, जिसका एब्रिविएशन क्या होता है, उमंग होता है। ठीक, क्या है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सेवाओं को प्रारंभ किया है। ठीक, जैसे कि आप गूगल मैप देखते हैं, उसी प्रकार से एक मैपिंग सुविधा जो है वो उमंग ऐप के माध्यम से प्रारंभ की गई है। ठीक, इस ऐप के माध्यम से नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आसपास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाओं जैसे मंडियों, ब्लड बैंक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा वे इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और ग्राम स्तर के नक्शों पर भी देख सकेंगे। ठीक, तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो मंडियां हैं, जो ब्लड बैंक है और जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं, उनके संबंध में मैपिंग सुविधा जो है इस उमंग ऐप में हाल ही में प्रारंभ की गई है। ठीक, इसके अंतर्गत और कुछ बिंदु है जो आपको जान लेना चाहिए कि उमंग मोबाइल ऐप क्या होता है, भारत सरकार का एकल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, बहुभाषी, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। ठीक है, इतनी सारी विशेषताएं उमंग ऐप में पाई जाती हैं। यह केंद्र तथा राज्य के विभिन्न संगठनों के उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो उनके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं और जो संगठन हैं, उनके उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच जो है वो लोगों को प्रदान करता है। वर्तमान में इसकी 2000 से अधिक सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, 2000 से अधिक सेवाएं जो है इस उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। उमंग का उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट ट्रैक करना है। ठीक है, यानी कि जो गवर्नेंस की गति है उसे क्या करना है, तेज करना है। ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनको अनावश्यक समय व्यर्थ ना करना पड़े। ठीक, उमंग भारत सरकार की ढेर सारी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, शिक्षा, आवास, ऊर्जा, कृषि, परिवहन से लेकर उपयोगिता और रोजगार एवं कौशल तक आसान पहुंच प्रदान करके नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं जो है उमंग ऐप के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कौशल है ना, रोजगार एवं कौशल, आवास है, ऊर्जा है, कृषि है, परिवहन है, इन सब से संबंधित सुविधाएं जो है नागरिकों को प्रदान की जाती है इस उमंग ऐप के माध्यम से। तो यहां पर मैपिंग की सुविधा को आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, क्योंकि इनसे संबंधित संस्थान भी होंगे, वित्त से संबंधित कुछ संस्थान होंगे, है ना, और शिक्षा से संबंधित संस्थान होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित अस्पताल वगैरह होंगे। तो इनसे संबंधित मैप जो है इसको उमंग ऐप में शामिल किया गया है। ठीक, इसलिए ये अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021। ठीक है, यूएनडीपी एक संस्था है, आपको पता होगा, है ना, पूरा नाम क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में ये जो यूएनडीपी है इसके द्वारा 2 भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है। ये इक्वेटर प्राइज क्यों दिया जाता है, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जैव विविधता के संरक्षण तथा सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने हेतु ये जो इक्वेटर प्राइज है ये द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, यानी 2 साल में एक बार ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। हाल फिलहाल में ये भारत के 2 संस्थाओं को दिया गया है, जिनमें पहली संस्था है अधिमलाई पझंगुडियनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह एक 1700 सदस्यीय सहकारी संगठन है जिसका प्रबंधन और संचालन पूरी तरह से तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि 1700 लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, जो कहां से संबंधित है, तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक, इस संगठन ने पिछले 8 वर्षों में
वन उत्पादों और फसलों की विविध श्रेणी के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से 147 गांव के लोगों की आजीविका में सुधार किया है। ठीक है, यानी जो वनोपज पर आधारित लोग होते हैं, जिनकी जीविका वनोपजों पर आधारित होती है, वनों पर आधारित होती है, उनसे संबंधित जो रोजगार है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? 147 गांव। 147 गांव के लोगों को वनोपज से संबंधित अधोसंरचनाओं के माध्यम से रोजगार जो है उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक, तो ये है अधिमलाई पझंगुडियनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। कहां की है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु की ये कंपनी है। अगली कंपनी है स्नेहकुंजा ट्रस्ट। ठीक है, स्नेहकुंजा ट्रस्ट। यह संस्था बीते 45 वर्षों से समुदाय आधारित बहाली और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पश्चिमी घाट एवं कर्नाटक तट में संवेदनशील आर्द्र भूमि व तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर रहा है। ठीक है, यानी आपको पता होगा कि जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जो समुद्र के तट पर पारिस्थितिकी तंत्र, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम पाया जाता है, उसके संरक्षण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ठीक, इसके अलावा जो संवेदनशील आर्द्र भूमि है, ठीक है, संवेदनशील आर्द्र भूमि यानी कि ऐसी आर्द्र भूमियां जो लगभग विलुप्त होने की कगार में है, ठीक है, उनका संरक्षण जो है इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, ये 45 साल पुरानी संस्था है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना अधिक काम कर चुकी है। ठीक, इस ट्रस्ट ने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों और ग्राम वन समितियों का समर्थन किया है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग जो कि वनों पर आधारित होते हैं आजीविका के लिए, वैसे स्व सहायता समूहों को बनाया गया है इस संस्था के माध्यम से, है ना, और ग्राम वन समितियों का भी गठन जो है इसके द्वारा किया गया है। ट्रस्ट वर्तमान में देश की पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन कर रहा है। ठीक है, ब्लू कार्बन परियोजना जो है वो भी इस ट्रस्ट से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज है वो किसे दिया गया है? ये दोनों संस्थाओं को, एक है अधिमलाई और दूसरा है स्नेहकुंजा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। ठीक, देखिए ये जो परियोजना है वो बेसिकली भारत और नेपाल के संयुक्त सहयोग से चलाई जा रही एक परियोजना है। ठीक, पढ़ते हैं इसके बारे में कि हाल ही में नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी का क्या नाम है? सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि पड़ोसी हिमालयी राष्ट्र में भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी बड़ी मेगा परियोजना है। ठीक है, दूसरी बड़ी मेगा परियोजना है ये जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है ये। ठीक, किसके साथ बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा, भारत और नेपाल के संयुक्त सहयोग से इसे निर्मित किया जा रहा है। ठीक, इसकी लागत क्या है? 1.3 अरब डॉलर। ठीक, भारत की कंपनी जो इसमें एमओयू साइन की है उसका नाम क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक, अगला बिंदु देखिए, इस संबंध में नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड और सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। वर्ष 2017 के लागत अनुमानों के आधार पर यह नेपाल की सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है। ठीक है, यानी कि 2017 के अनुमानों की अगर माने तो नेपाल में अभी तक इतना बड़ा जो निवेश है वो किसी देश ने नहीं किया है। ठीक है, तो इस नजरिए से भी ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक, कुछ और फैक्ट हैं, जैसे 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना 1.04 बिलियन डॉलर की 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी मेगा परियोजना है। ठीक है, ये दूसरी मेगा परियोजना है। इसके पहले अरुण 3 नाम का एक जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत के द्वारा नेपाल में स्थापित किया जा चुका है।
ठीक, अगला बिंदु है अरुण 3, ठीक है, यानी जो पहले स्थापित हुआ है वो जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के शंखुवासभा जिले में अरुण नदी पर स्थित है। नेपाल सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने परियोजना के लिए मार्च 2008 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है लोअर अरुण की। ठीक है, लोअर अरुण परियोजना की। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ये जो योजना है, ठीक है, ये जो परियोजना स्थापित की जा रही है, पहला चीज ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नेपाल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा निवेश है वहां। ठीक, ये सबसे बड़ा निवेश है नेपाल में। चलिए अगला टॉपिक है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। ठीक, चलिए हाल ही में बैडमिंटन के वैश्विक शासी निकाय विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसे हम क्या बोलते हैं? BWF, ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। ठीक है, यानी वर्ष 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये कहां आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एक एक बिंदु को आप याद रखेंगे। ठीक, ये दूसरा ऐसा मौका है जब भारत को इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है। ठीक, इसके पहले वर्ष 2009 में हैदराबाद में इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ज्ञात हो कि इसी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय बैडमिंटन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक, थोड़ा सा जान लेते हैं जो BWF है यानी कि विश्व बैडमिंटन महासंघ जो है उसके बारे में। ठीक, यह बैडमिंटन खेल का एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को 9 संस्थापक सदस्य संघों के साथ लंदन में की गई थी। ठीक है, यानी इसकी स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1934 को। ठीक है, पेपर 7 जो मेंस का है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, वर्तमान में इस महासंघ में 196 सदस्य संघ जो है शामिल हैं। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया की राजधानी है ये। ठीक है, यहां स्थित है। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा वर्ष 2026 का जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी दी गई है किसको? भारत को। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो चर्चित व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है और ये चर्चित व्यक्तित्व हैं सीमा नंदा। सीमा नंदा जी कौन है? आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, ठीक है, अमेरिकी नागरिक सीमा नंदा जी को श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिका में श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा नंदा ने ओबामा प्रशासन के दौरान भी श्रम विभाग में काम किया था। ठीक है, यानी कि इसके पूर्व जब ओबामा जी राष्ट्रपति थे अमेरिका के तो उस समय भी ये श्रम विभाग में कार्यरत थी। ठीक, सीमा नंदा ने ओबामा बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी सॉलिसिटर के रूप में कार्य किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको कि अमेरिका के श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन से भारतीय मूल की महिला है? तो याद रखिएगा सीमा नंदा। चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो है प्रश्नोत्तर का सेगमेंट। पहला प्रश्न है कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है वर्ष 1968, 1970, 1969 या 1967। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक की नियुक्ति श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में की है? तो 2 स्लाइड पहले ही मैंने आपको बताया है ना। ऑप्शन देखिए, सीमा नंदा, सीमा अनंत, कमला हैरिस या सौम्या नंदा। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किन 2 संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र विकास कोष द्वारा ये कोष नहीं है, ये कार्यक्रम है।
ठीक है, ये कार्यक्रम है द्वारा इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है? ऑप्शन है अधिमलाई पझंगुडियनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, स्नेहकुंजा ट्रस्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कमीशन। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। चलिए इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन है पाकिस्तान के द्वारा, भारत के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा या बांग्लादेश के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर खाद्यान्न वितरण के लिए पहली एटीएम मशीन यानी ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? ऑप्शन है फर्रुखनगर, फैजाबाद, हैदराबाद या अहमदाबाद। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 14 से लेकर 20 जुलाई तक के राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।